हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर सुयश। आज अपन लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ टूथ का पार्ट 3। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर न्यू वीडियोस। स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरी जो लास्ट की 2 वीडियोस थी वो आप देख लीजिए, जिससे आपको ये वाली वीडियो बेटर अंडरस्टैंड होगी। लास्ट वीडियो में जैसे कि अपन ने देखा था कि जो अपना टूथबड था उसने कैप स्टेज तक के कैप के एक फॉर्म ले लिया था। अब अर्ली बेल स्टेज में होता क्या है, जो अपना टूथबड रहता है वो अर्ली बेल मतलब एक बेल का शेप ले लेता है। अब होता क्या है, जो बेल का शेप ये लेता है ये किस वजह से लेता है, और ये ऐसे होता है बेल का शेप लेता है ये कि जो इसका जो बीच वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे इन्वेजिनेट होता है और डीप होता है, और ये साइड वाला जो पोर्शन रहता है ये धीरे धीरे और ग्रो करता है, जिसके कारण ये वाला पोर्शन ग्रो करता है, ये वाला पोर्शन अपना डीप होता है एंड ये वाला पोर्शन भी ग्रो करता है, जिसके कारण ये एक बेल का शेप ले लेता है। ये बेल स्टेज, अर्ली बेल स्टेज, ये वही स्टेज है जहाँ पे अपने सारे टूथ्स अपना अपना शेप को डिटरमाइन करेंगे। मतलब इंसाइजर्स एक ऐसा शेप लेते हैं, कैनाइन्स एक ऐसा शेप लेते हैं, मतलब जो भी जिस टूथ का शेप रहता है, जैसे कि आप देखें मूलर्स, ऐसा जो भी शेप रहता है वो इस वाली स्टेज में ही उनका शेप डिटरमाइन होता है। अब ये शेप डिटरमाइन कैसे होता है? पहले कहा जाता था कि जो भी यहाँ के जो डेंटल अपने पैपिला के जो सेल्स हैं वो एक प्रेशर लगाते हैं अपने इस वाले एरिया में, जिसके कारण ये इन्वेजिनेट होता है और एक ये शेप लेता है। बट फिर बाद में पता चला कि ये वाले सेल जो यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वैसा ही सेम अपोजिंग सेल से प्रेशर लगता है, जिसके कारण जो ये जो प्रेशर रहता है दोनों साइड का सबसाइड कर जाता है एंड उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। तो फिर ये पता चला कि फोल्डिंग ऑफ द इनामल ऑर्गन इज नॉट ड्यू टू द प्रेशर बट इट इज ड्यू टू द डिफरेंशियल रेट्स ऑफ माइटोसिस एंड डिफरेंसेस इन द सेल डिफरेंशिएशन टाइम। इसका मतलब होता क्या है, जो अलग अलग सेल्स रहते हैं वो अलग अलग टाइम पे अपना अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। एंड आपको एक बात बता दूं, डिफरेंशिएशन तब ही स्टार्ट होता है जब सेल अपना डिवाइड करना बंद कर देता है। तो होता क्या है, जो अपने कस्प टिप, जैसे अपन को पता है कि कस्प टिप अपने थोड़े ऊंचे रहते हैं, उसके बाद स्लोप्स आता है, तो कस्प टिप के जो सेल्स रहते हैं वो धीरे धीरे अपना ग्रोथ और कम करते जाते हैं। मतलब ग्रोथ तो स्टॉप कर देते हैं, माइटोसिस करना स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद वो डिफरेंशिएट होना चालू हो जाते हैं। तो वैसे ही कस्प वाले जो सेल्स रहते हैं वो डिफरेंशिएट जल्दी करते हैं एंड अपने जो साइड वाले जो बोले अपने स्लोप्स वाले जो सेल रहते हैं वो डिफरेंशिएट होना बाद में चालू होते हैं। अब होता क्या है, जो अपने कस्प टिप वाले सेल्स रहते हैं जो कि ग्रो करना बंद कर देते हैं, तो होता क्या है, जो साइड वाले सेल्स हैं जो अभी भी माइटोसिस कर रहे हैं वो इन कस्प टिप्स के ऊपर प्रेशर लगाता है, जिसके कारण ये कस्प टिप्स जो रहती हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं एंड वो इस तरीके से अपना एक कस्प का शेप आ जाता है। जो सर्वाइकल पोर्शन के सेल्स रहते हैं वो सबसे आखिरी में डिफरेंशिएट होना चालू होते हैं एंड वही जो कारण रहता है कि वहां पे एक स्लोप आ जाता है। अब ये कौन सा सेल कब ग्रोथ करेगा, कब माइटोसिस रोकेगा, कब डिफरेंशिएट करेगा, ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं ये ग्रोथ फैक्टर्स के अंडर की जाती हैं और इनके जो ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं वो टूथबड की स्टेज पे सिग्नल्स देते हैं एंड उसी कारण ये पता चलता है कि कौन सा सेल कब अपना रोकेगा माइटोसिस करना एंड डिफरेंशिएट होना चालू करेगा। तो ऑल दी प्रोसेस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ग्रोथ सिग्नल्स एंड ग्रोथ मॉलिक्यूल्स। अर्ली बेल स्टेज में आते आते आप देखेंगे कि आप 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को आप देख सकते हैं। जैसे कि एक तो हो गया अपना आउटर एनामल एपिथेलियम, एक हो गया इनर एनामल एपिथेलियम, और उसके ही आउटर एनामल एपिथेलियम के बाद आएगा अपना स्टिलेट रेटिकुलम एंड स्टिलेट रेटिकुलम और इनर एनामल एपिथेलियम के बीच में एक नई लेयर ऑफ सेल्स आ जाती है जो कि अपन इसे बोलते हैं स्ट्रेटम इंटरमीडियम। अब अपन इनर एनामल एपिथेलियम के अगर फंक्शंस के बारे में देखें तो इस स्टेज में आते आते जो इनर एनामल एपिथेलियम है वो एक टॉल कॉलमनर टाइप ऑफ सेल्स का शेप ले लेता है एंड इस टॉल कॉलमनर सेल्स को अपन बोलने लगते हैं अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्ट का यहाँ पे अमीलोब्लास्ट, जैसे कि आप देखें अमीलोब्लास्ट का जो काम रहता है वो रहता है अपना इनामल को फॉर्म करना। तो यहाँ पे जो इनर इनामल एपिथेलियम है ये अमीलोब्लास्ट का शेप ले लेता है एंड इसका काम जो रहता है वो रहता है अपना इनामल को
फॉर्म करना। अब ये किसके प्रोसेस के अंडर करता है, तो जो भी सेल्स अपनी डेंटल पैपिला में रहते हैं वो एक एक्सर्ट इन्फ्लुएंस कर, वो उसके अंडर के इन्फ्लुएंस से ही ये जो है अमीलोब्लास्ट ये सिक्रीट करते हैं इनामल। अब ये जो अमीलोब्लास्ट वाले सेल्स रहते हैं ये लेटरली एक दूसरे से तो जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू बाइंड करते हैं, बट स्ट्रेटम इंटरमीडियम से ये टेस्मोसोम्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब इस स्टेज में जो आप देख रहे हैं स्ट्रेटम इंटरमीडियम, जो कि एक नए सेल्स की लेयर फॉर्म हो गई है, तो अगर इसको अपन डिफाइन करें तो ये होते हैं स्क्वामस सेल्स की एक लेयर होती है जो कि इनर इनामल एपिथेलियम और स्टिलेट रेटिकुलम के बीच में पाई जाती है। अब इसके अगर अपन फंक्शंस की बात करें तो ये वाले जो स्ट्रेटम इंटरमीडियम्स के जो सेल्स रहते हैं ये अपने अमीलोब्लास्ट के साथ मिलके, मतलब अमीलोब्लास्ट को कह सकते हैं कि अमीलोब्लास्ट को हेल्प करते हैं अपना इनामल को फॉर्म करने के लिए। ये वाली जो लेयर रहती है ये अपने रूट वाले एरिया में एब्सेंट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि रूट में अपन जानते हैं कि वहाँ पे इनामल नहीं होता है, वहाँ पे सीमेंटम होता है। तो सीमेंटम के यूज में तो रहती नहीं है, इसलिए ये वाली जो लेयर रहती है ये अपने रूट वाले पोर्शन में नहीं रहती है। इस वाली लेयर का यही काम है कि ये अमीलोब्लास्ट के साथ मिलके इनामल फॉर्मेशन में अपना हेल्प करती है। अब अगर अपन स्टिलेट रेटिकुलम की बात करें तो स्टिलेट रेटिकुलम के जो सेल्स रहते हैं वो एक स्टार का शेप ले लेते हैं एंड धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द इंट्रासेल्युलर प्रेशर। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये सारे सेल्स जो रहते हैं अपने स्टिलेट रेटिकुलम के वो डेस्मोसोम से कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ। एंड हाँ, यहाँ पे एक मेन बात, जब तक अमीलोब्लास्ट सिक्रीट करना चालू नहीं करते तब तक तो स्टिलेट रेटिकुलम रहता है, बट जैसे ही अमीलोब्लास्ट जो रहते हैं वो इनामल का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं स्टिलेट रेटिकुलम धीरे धीरे खत्म होते जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अमीलोब्लास्ट को सर्वाइव करने के लिए यहाँ से कैपिलरीज से ब्लड सप्लाई जरूरी रहता है। तो ये ब्लड सप्लाई को अपन देने के लिए ये जो स्टिलेट रेटिकुलम के सेल्स रहते हैं ये धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब आप स्टिलेट रेटिकुलम को स्ट्रेटम इंटरमीडियम से बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे एंड स्टिलेट रेटिकुलम विल वैनिश ऑफ। ये जो स्टिलेट रेटिकुलम का जो चेंजेस रहता है जो खत्म होने वाला, ये स्टार्ट होता है कस्प से एंड एंड होता है अपने सर्वाइकल एरियाज पे। अब आउटर इनामल एपिथेलियम जो अपनी होती है वो धीरे धीरे क्यूबॉइडल शेप्स के सेल का फॉर्म ले लेती है। यानी क्यूबॉइडल शेप का सेल फॉर्म इसलिए ले लेती है क्योंकि जो यहाँ पे जो अमीलोब्लास्ट जो अपने इनामल फॉर्म कर रहे हैं उसको मोर सप्लाई लगता है अपने ब्लड का सर्वाइव करने के लिए। तो जो ये डेंटल पैपिला से आप देख रहे हैं यहाँ से और अपने ब्लड सप्लाई को लाने के लिए ये धीरे धीरे क्यूबॉइडल सेल्स का शेप ले लेते हैं एंड मोर ब्लड सप्लाई को ये प्रोवाइड कराते हैं। This will adequately compensate the loss of the nutritional supply from the dental papilla owing to the formation of the mineralizing dentine. इस स्टेज में आप देखेंगे जो अपना डेंटल लेमाइना है वो एक सक्सेशनल लेमाइना का भी फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। सक्सेशनल लेमाइना जो रहता है वो रहता है अपने जो परमानेंट टीथ्स रहते हैं उनके वो जिससे फॉर्म होते हैं वो होता है सक्सेशनल लेमाइना। अब सक्सेशनल लेमाइना देखें तो जब अपना जो टेसिडस टीथ रहता है वो जब अर्ली बेल स्टेज में रहता है तब अपना जो सक्सेशनल या तो अपन बोले परमानेंट जो टिथ रहता है वो उसकी बट स्टेज में आ जाता है। अब अपना जो डेंटल पैपिला रहता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो आप इन्वेजिनेशन देख रहे हैं उसके पास उसके नीचे ही पाया जाता है और जब तक इनामल फॉर्म होना चालू होता है उसके पहले ही जो यहाँ के जो डेंटल पैपिला के जो मार्जिनल सेल्स रहते हैं वो एक क्यूबॉइडल फॉर्म ले लेते हैं एंड उसे हम कहने लगते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट का काम रहता है डेंटिन को सिक्रीट करना। तो जैसे ही इनामल अपना जो कस्प टिप पे वहाँ पे इनामल सिक्रीट करने लगते हैं अमीलोब्लास्ट सेल्स, वैसे ही वहाँ पे डेंटिन का फॉर्मेशन भी चालू हो जाता है एंड वैसे ही जो पल्प रहता है वो डेंटल पैपिला जो रहता है वो पल्प का फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर देता है। जो एक लेयर आप देख रहे हैं अमीलोब्लास्ट सेल और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के बीच में, इसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेना परफॉर्मेटिवा। अब अपना जो डेंटल फॉलिकल रहता है वो धीरे धीरे कैप्सूलर फॉर्म ले लेता है और जो अपना टूथ बड रहता है उसको पूरी तरीके से एक कवर कर लेता है एंड जैसे जैसे जो अपने जो ओडोंटोब्लास्ट सेल जो सिक्रीट कर रहे हैं डेंटिन और अमीलोब्लास्ट सेल जो सिक्रीट कर रहे हैं अपने इनामल, वो जैसे जैसे सिक्रीट करते हैं जो अपना डेंटल फॉलिकल्स के सेल रहते हैं वो एक फाइबर्स का फॉर्म ले लेते हैं और उसे हम कहने लगते हैं पेरीओडोंटल फाइबर्स एंड
जो कि अपने रूट फॉर्मेशन के टाइम में अपने जो सीमेंटम रहते हैं उसमें एम्बेडेड हो जाते हैं। अब जैसे ही अर्ली बेल स्टेज खत्म होती है, इसके बाद जो अपना टूथ बड रहता है वो पहुंच जाता है अपनी एडवांस्ड बेल स्टेज की तरफ। अब एडवांस्ड बेल स्टेज की तरफ पहुंचने के बाद मिनरलाइजेशन एंड रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसके जो जंक्शन रहता है अपने इनर एनामल एपिथेलियम जो कि अमीलोप्लास्ट में बन गए हैं, एंड जो अपना रहते हैं डेंटल पैपिला के सेल जो उनके जहाँ पे पॉइंट कनेक्ट करते हैं, इसको अपन बोलते हैं डेंटिनो इनामल जंक्शन। अब अपना जो फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन रहता है वो पहले तो डेंटिनो इनामल जंक्शन के थ्रू ग्रो करता है और धीरे धीरे उसके बाद वो अपन को लेके जाता है एपाइकली, एंड उसके बाद वो अपन को लेके जाता है पल्पली। और जब पहली लेयर की डेंटिन जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स रहते हैं, जब पहली लेयर की डेंटिन कर देते हैं, सिक्रीट कर देते हैं, उसके बाद ही अपना जो एमेलोब्लास्ट सेल्स रहते हैं वो इनामल अपना सिक्रीट करना चालू करते हैं। The enamel formation then proceeds coronally and cervically in all the regions from the dentino-enamel junctions towards the surface. और इसी के साथ जो सर्वाइकल पोर्शन रहता है इनामल ऑर्गन का, वो एपिथेलियल रूट शीट ऑफ हर्डविक को भी फॉर्म कराता है, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा रूट फॉर्मेशन के बारे में। So thank you so much. Please subscribe to my channel and press the bell icon for the next video update. And तब तक के लिए stay healthy and keep studying. Thank you so much.